हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग विद जीत। जैसा कि आप जानते हैं हम हाईकोर्ट एलडीसी का सिलेबस कवर कर रहे हैं इंग्लिश के लिए और हमने टेंस जो थे पढ़े थे पिछले 5 वीडियो में टेंस के बारे में देख चुके हैं। आज का जो वीडियो है हमारा वो टेंस का लास्ट वीडियो होने वाला है जिसमें हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिनसे और क्वेश्चंस बन सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं और उनको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो लगातार मिलते रहें, डेली मिलते रहें, ठीक है। और उसके अलावा आप एक चीज और सबके लिए कि आप कमेंट सेक्शन में जाइए। कमेंट सेक्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको मेरा टेलीग्राम का चैनल मिलेगा, लर्निंग विद जीत चैनल का नाम है। और उस चैनल से आप टेंस की मैंने एक प्रैक्टिस शीट डाल रखी है वहां पर जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन है, 95 क्वेश्चन है टोटल। 95 क्वेश्चन है जो मैंने वहां पे अपलोड कर रखी है, तो आप वो वहां से ले लीजिएगा और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि ये टॉपिक आज कंप्लीट हो गया तो इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। चाहे आप कितना भी समझो, कितना भी पढ़ो, लेकिन जब तक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक कुछ फायदा नहीं होने वाला। ये बात समझ जाओगे। इतनी मेहनत कर लेना प्लीज, बाकी मेहनत मैं कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप कर लेना। अगर इतनी मेहनत ना कर सको तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, वहां से व्हाट्सएप नंबर लेके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। वो मैसेज करोगे जब आप तो वहां पे आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड हो जाएगी आपकी सीट, ठीक है। वो एग्जांपल कर लेना अच्छे से, अच्छे एग्जांपल है, छांट के डाल लेना। तो 95 एग्जांपल से तीनों का आइडेंटिफिकेशन के भी हैं, यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के भी हैं और कुछ एग्जांपल वहां पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी हैं कि टेंस से रिलेटेड क्या क्या गलतियां हो सकती है जो आप इंप्रूव करोगे वहां पर, ठीक है। 95 एग्जांपल है, वो कर लेना जरूर, अगला वीडियो आने तक वो जरूर कर लेना। 95 है, 2 दिन में क्या, एक दिन में हो जाएंगे ढंग से बैठोगे तो। अभी अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने सामने लिखे हुए हैं, उनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला एग्जांपल क्या लिखा है मैंने। पहला लिखा है मैंने खालिस्तान स्टार्टिंग में ही आ गया, ब्लैंक जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आ गया, दे दिया लुक एट द ब्लैक बोर्ड। अब आपको ऑप्शन दे देगा 4 ऑप्शन कुछ भी, जैसे लुक्ड एट द ब्लैक बोर्ड, विल लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुकिंग एट द ब्लैक बोर्ड या फिर एक सीधा सीधा लुक एट द ब्लैक बोर्ड। तो अब आप देखोगे इसमें से कौन सा सही होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा, आपको सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्या इस सेंटेंस में आपको कोई दूसरी वर्ब दिख रही है क्या? क्या इस सेंटेंस में कोई दूसरी वर्ब है क्या? एट प्रीपोजिशन है, द ब्लैक बोर्ड नाउन है जो कि इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यहां पर वर्ब कोई है ही नहीं, वर्ब कोई नहीं होती। अब तो ये वर्ब ही है, ये हमारे सेंटेंस की मेन वर्ब है, ठीक है। ये सेंटेंस की मेन वर्ब है और उसी के रूप में सेंटेंस में यूज करनी है हमें। अगर मेन वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है तो फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही आती है। जब भी मेन वर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आती है तो फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही आती है। इस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ध्यान रखोगे कौन सा सेंटेंस है ये, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इनके बारे में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे जब हम नरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। टेंस के बाद अगला टॉपिक हमारा कंडीशनल क्लोज है, एक कंडीशनल सेंटेंस है, एक वीडियो में हो जाएगा वो। उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस और उसके बाद नरेशन पढ़ेंगे। तो नरेशन में हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में ज्यादा अच्छे से। लेकिन ध्यान रखोगे जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में वर्ब आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आएगी और वो सेंटेंस कौन से होंगे, इंपेरेटिव होंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लुक का लुक ही हो जाएगा। ध्यान रखोगे जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, दूसरी कोई वर्ब दे नहीं रखी, तो लुक का लुक ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आएगी। उसके बाद सेकंड एग्जांपल, प्लीज खालिस्तान दिया है, नॉट डिस्टर्ब मी। अब देखिए प्लीज जो है ना, प्लीज से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, प्लीज या काइंडली से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो भी इंपेरेटिव ही होते हैं। तो प्लीज से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के अंदर भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखते हो। स्टार्टिंग में वर्ब की कौन सी फॉर्म रखते हो, फर्स्ट फॉर्म ही रखते हो। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी अलग चीज ये दे रखी है कि यहाँ पे इसने नोट दे दिया साथ में। नोट दे दिया मतलब आपको नोट भी लगाना पड़ेगा। नोट जब आप लगाओगे तो नोट लगाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप नोट का यूज करते हो मेन वर्ब के साथ तो आपको एक हेल्पिंग वर्ब की भी जरूरत पड़ती है। जब हेल्पिंग वर्ब कौन सी चाहिए हमें इसके अंदर, कौन सी लगाएंगे, तो ध्यान रखोगे इंपेरेटिव सेंटेंस या ये प्लीज काइंडली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस भी इंपेरेटिव ही होते हैं, तो उनमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, लेकिन एक हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। नोट दे रखा है इसलिए वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डू है। डू ही लगानी है हमेशा, डू नॉट डिस्टर्ब, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डू, डू नॉट डिस्टर्ब। अब एक्चुअली ये देखें तो ये डू जो है हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। डू नॉट मत करो, क्या मत करो, डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। डू नॉट, तो ये डू मेन वर्ब का ही काम कर रहा है। यहाँ पर नॉट आ जाता है तो डू मेन वर्ब लगा देते हैं हम, तो ये डू हो जाएगा यहाँ पे। जब भी प्लीज से सेंटेंस स्टार्ट होगा, प्लीज के सीधे बाद खालिस्तान दे रखा है, मेन वर्ब पूछिए आपसे तो डू नॉट प्लस मेन वर्ब लगानी है, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्लियर है इतनी सी बात। अगला एग्जांपल देखो, द थीफ
अरेस्ट यस्टरडे, और तो मैंने आवे सर, इसमें तो बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है सर। देखो ध्यान बताइए, यस्टरडे, यस्टरडे बताया था सर आपने, यस्टरडे बताया था सर आपने, कहा था यस्टरडे आएगा तो पास्ट सिंपल हो जाएगा, पास्ट सिंपल हो जाएगा तो सर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी जय माता दी, काम खत्म। काम खत्म नहीं, गलत हो गया ये। जैसे आपने लिख दिया अरेस्टेड, वो गया गलत। क्यों सर, आपने ही तो बताया था सर यस्टरडे तो पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सही नहीं है क्या सर, गलत क्या है इसमें। देखो सेंटेंस देखो क्या लिखा है, द थीफ लिखा है, द थीफ, थीफ का मतलब पता है चोर, और अरेस्ट का मतलब पता है गिरफ्तार करना। अब इस सेंटेंस का अर्थ क्या निकल रहा है, चोर ने गिरफ्तार किया, चोर ने गिरफ्तार किया। क्या चोर गिरफ्तार करने का काम कर सकता है क्या, नहीं कर सकता ना, चोर के द्वारा गिरफ्तार करने का कार्य नहीं किया जा सकता, चोर खुद गिरफ्तार होगा। इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस का, ये ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब काम करने वाला कोई और था जो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, मतलब ये पैसिव वॉइस है। जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट आता है तो वो पैसिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस होते हैं तो हम क्या करेंगे सर, क्योंकि यस्टरडे है तो हम पास्ट सेंटेंस हो गया ये, तो वॉज अरेस्टेड लग जाएगा। देखो सीधी सी बात है, जब पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तब ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे इन चीजों के बारे में, लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान रख लो। पैसिव वॉइस में वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही आएगी हमेशा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और हेल्पिंग वर्ब हम चूज करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो वॉज आ गया, अगर प्रेजेंट होता तो इज आ जाता, ठीक है, और अगर फ्यूचर होता तो विल भी आ जाता। समझ रहे हो बात को ये। उसके बाद आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अगला एग्जाम्पल लिखा है मैनी बुक्स पब्लिश एवरी ईयर, क्योंकि एवरी ईयर लिखा हुआ है मतलब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट है तो प्रेजेंट सिंपल करके पब्लिश नहीं कर देना कि सर बुक्स जो है वो प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऐसे नहीं लगेगा, नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, बुक्स दे रखा है, अब ये देखो वापस वही काम है, सेंटेंस कौन सा है, पैसिव है, मैनी बुक्स। अब बुक्स खुद तो पब्लिश हो नहीं सकती, खुद तो पब्लिश कर नहीं सकती, बुक्स को पब्लिश किया जाता है, यानी ये खुद कैसा है, ये खुद सेंटेंस है पैसिव। अगर ये पैसिव है, अभी मैंने बताया पैसिव सेंटेंस है, और पैसिव सेंटेंस में प्रेजेंट, पैसिव सेंटेंस में वर्ब की तो कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म ही आएगी हमेशा, लेकिन प्रेजेंट टेंस है इसलिए इजआरएम में से कुछ एक लगाएंगे। सब्जेक्ट जो है बुक्स है यानी प्लूरल है, बहुवचन है ना बुक्स, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आर लगेगा। क्लियर है इतनी सी बात। अगला एग्जांपल देखो, करने की कोशिश करो अगले एग्जांपल को। अगले एग्जांपल में थोड़ा सा कुछ और है, यहाँ पे वर्ब तो पहले ही लिख दी मैंने। क्या वर्ब लिख दी, देखो लिखा हुआ सेंटेंस ही वेंट ऑन, वर्ब तो ये रही, लेकिन जो एग्जांपल पूछा है तुमसे, जो ऑप्शन पूछा है, वर्ब जो पूछी है वो दूसरी वर्ब पूछ ली इसी सेंटेंस में, तो ही वेंट ऑन विदाउट स्टॉप। अब क्या करें, यहाँ पे तो पास्ट दिख रहा है तो क्या यहाँ पर भी स्टॉप कर दूं, नहीं, गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि ध्यान रखना है जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं, जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं उनके बाद अगर कोई वर्ब आती है तो आईएनजी फॉर्म में आती है, सिवाय टू के। टू के अलावा, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो इन्फिनेटिव बनता है। इन्फिनेटिव केस याद होगा तुम्हें या पढ़ा होगा, वरना पढ़ेंगे आगे। इन्फिनेटिव बन जाता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इन्फिनेटिव, एंड टू होगा तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन उसके अलावा दूसरा कोई भी, टू के अलावा दूसरा कोई भी प्रीपोजिशन होगा तो उसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। क्लियर है इतनी सी बात। चलिए, तो यहाँ पर ये विदाउट क्या है, विदाउट एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या मतलब होता है, के बिना, विदाउट का मतलब होता है के बिना, तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगेगी स्टॉपिंग, ही वेंट ऑन विदाउट स्टॉपिंग, यानी वो चलता गया बिना रुके, विदाउट स्टॉपिंग। क्लियर। अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल बिल्कुल आता है सर, खालिस्तान है, वर्ब दे रखी है, ये हो गया सर काम खत्म, रन। आपने कहा था सर देखो खालिस्तान होता है, वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ध्यान पड़ गया सर, बिल्कुल नहीं पड़ा ध्यान तुम्हें, गलती फिर कर दी। यहाँ पर क्या गलती कर दी, सीधा साधा देखो क्या लिखा हुआ है। मैंने क्या कहा था इसमें, मैंने सबसे पहले यही कहा था इसमें ढूंढो क्या कोई वर्ब है क्या, मेन वर्ब नहीं थी, इसका मतलब लुक ही मेन वर्ब है, और उस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस बना था। लेकिन जब इस सेंटेंस को देखूंगा मैं, इस सेंटेंस में क्या मुझे वर्ब दिखाई दे रही है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रही है, इज जो है वो मेन वर्ब है। सर ऐसे थोड़ी हो सकता है, इज तो हेल्पिंग वर्ब होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन मैंने ये भी बताया था पिछले वीडियोस में कि इज हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं इसको, इजआरएम वॉज वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब होती है। क्यों होती है लिंकिंग वर्ब, पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इस जो है मेन वर्ब का काम कर रही है यहाँ पर। अब अगर खालिस्तान दे रखा हो सेंटेंस के स्टार्टिंग में, अच्छे से सेंटेंस देख लेना, यही सेंटेंस बार बार देख लेना, रूल्स रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंटेंस के स्टार्टिंग में खालिस्तान दे रखा है, वर्ब दे रखा है। अब वर्ब आ रखी है, इसका मतलब यहाँ पर कोई नाउन था, नाउन या प्रोनाउन कोई था, नाउन या प्रोनाउन था, यानी अब ये रन जो है इसको नाउन बनाना पड़ेगा।
वर्ब को नाउन कैसे बनाया जा सकता है? वर्ब को नाउन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। आईएनजी लगा देते हैं तो बन जाता है जेरेंड। जेरेंड बन जाता है। जेरेंड जब बन जाता है तो वो नाउन की जगह काम आता है। किसकी जगह काम आता है? नाउन की जगह काम आता है। तो यहां पर क्या आएगा? रनिंग। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। दौड़ना हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन कब तक? जब तक अकेले दौड़ो। किसी को लेकर दौड़े तो फिर अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए फिर बुरा हो जाएगा। चलो लास्ट एग्जांपल देखो, इसमें जो लिखा हुआ है क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा ये साफ कर देता हूं अगर तुमने देख लिया है तो, ताकि अच्छे से दिख जाए एग्जांपल। लिखा है दे जज्ड मी बिफोर लिसन टू मी। वापस सेम एग्जांपल, कौन से वाला? 5वें वाला। देखो अब तुम ये मत करने लग जाना सर बिफोर दिया आपने कहा था सर बिफोर में एक तो आता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई का आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखा है, यहां पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। दे जज्ड मी बिफोर हैड लिसन टू मी। वो तब करना है जब दो सेंटेंस हो, दो क्लोज हो। ठीक है, यहां पे क्लोज एक ही कहीं रामायण है सर, क्लोज वाली, ये क्लोज वाली क्या रामायण है सर? आज ही के वीडियो में देखेंगे क्लोज क्या होता है। एक क्लोज, दो क्लोज, जिनको कहते हैं सब क्लोज होता है, मेन क्लोज होता है, वो कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, वो देखेंगे आज ही के वीडियो में। ठीक है, लेकिन अभी क्या ध्यान रखना है तुम्हें, ये वैसा सेंटेंस नहीं है। वैसा सेंटेंस क्यों नहीं है? क्योंकि बिफोर के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं दे रखा, आई, वी, यू या कोई नाउन, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं दे रखा बिफोर के बाद। सीधे वर्ब पूछी है, बिफोर के बाद सीधे वर्ब पूछी है। बिफोर तो क्या होता है? बिफोर अभी मैंने बात कर रहे हैं अभी हम कि प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी आती है। बिफोर खुद एक क्या है? बिफोर खुद एक प्रीपोजिशन ही तो है ना? बिफोर खुद एक प्रीपोजिशन ही है, तो बिफोर के बाद कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। आएगा लिसन के साथ आईएनजी, लिसनिंग। They judged me before listening to me, यानी उन्होंने मेरी बात सुनने से पहले मुझे जज कर दिया, मेरे पे फैसला बता दिया, मुझे बता दिया कि तुम कैसे हो इस बारे में। समझ रहे हो बात को? ये एग्जांपल देखो अच्छे से, फटाफट लिखो और एक बार समझने की कोशिश करो, फास्ट लिखो इनको। चलिए ध्यान दीजिए, अगर वो एग्जांपल आपने लिख लिया है तो आगे कुछ और एग्जांपल लिखे हैं मैंने, इनके साथ देखते हैं, कुछ और नई चीजें जानने को मिलेगी हमें। एक बात आपसे कह रहा हूं कि आज का वीडियो जो है वो कंप्लीट देखिएगा, बीच में मत छोड़ दीजिएगा। अगर आप कंप्लीट वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें, नई चीजें जानने को मिलेगी टेंस से रिलेटेड। टेंस से संबंधित बहुत सारी बातें, सेंटेंस कैसे लिखे जा रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कौन से सेंटेंस में कौन सी गलती होगी, ये सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी आज ही के वीडियो में। यानी आपने जितना भी 5-6 वीडियोस में देखा है पीछे, उन सब का निचोड़ है ये वीडियो। ठीक है, तो कंप्लीट जरूर देखना इस वीडियो को। देखिए आगे कुछ एग्जाम्पल लिखा है मैंने, लिखा है इट इज टाइम यू डैश टेक रेस्ट। अब ये तो सीधा सीधा मैंने बताया था पास्ट सिंपल में, अगर तुम्हें याद हो तो, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी याद है तो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। मैंने कहा था वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं हम, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है टुक। तो सर ये एग्जांपल यहाँ पे क्यों बता दिया? ये एग्जांपल मैंने इस एग्जांपल के लिए बताया है। देखो इस एग्जांपल को, इट इज टाइम फॉर यू वर्क, सर बिल्कुल वही है, इट इज टाइम दिया हुआ, इट इज टाइम दिया हुआ तो वर्क भी कर देना चाहिए। अब जैसे ही मैंने वर्क कर दिया सेंटेंस हो गया गलत, क्योंकि इस सेंटेंस को तुमने ध्यान से देखा ही नहीं, थोड़ा सा अंतर है दोनों सेंटेंस में। यहां पर इट इज टाइम यू लिखा था, इट इज टाइम फॉर यू लिख दिया, ये फॉर आ गया बीच में, प्री पोजिशन बीच में आ गया। ये प्री पोजिशन जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यहां पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? देखो जब भी यहां पर इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट दिया हुआ हो, इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट दिया हो तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन अगर इसके बाद सब्जेक्ट नहीं हो, इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट नहीं हो, लिख लेना मेरी ये बात नोट लगा के, इट इज टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट नहीं दिया हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इट इज टाइम फॉर यू और यहां पे दे देंगे टू वर्क हार्ड। क्यों सर? ये देखो यू है ना सब्जेक्ट, ये यू सब्जेक्ट नहीं है, ये यू क्या है? ये यू इस फॉर का ऑब्जेक्ट है, प्री पोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यू जो है ना, प्री पोजिशन अपने साथ में एक ऑब्जेक्ट लेती है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो होता है एक ऑब्जेक्ट के रूप में लेती है। तो यू यहां पर है तो सही, सेम यू है, लेकिन यू यहां पर सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा, बल्कि ये फॉर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इट इज टाइम के साथ कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद में कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करके टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजें ध्यान रख लेना। नॉर्मली क्या होता है, अपने ने ये पहला रूल पढ़ा हुआ होता है, जैसे एग्जाम में देखते हैं टुक यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म करके छोड़ देते हैं और सोचते हैं सही होगा, लेकिन जब आंसर आता है तो देखते हैं आंसर भी में गलत दिया होता है, फिर सोचते हैं कि सर ने तो बताया था, ये सर ने गलत बताया था। नहीं, सर ने गलत नहीं बताया था, बल्कि हमने अधूरा ज्ञान लिया था, आधी चीज पढ़ी थी।
तो जब भी इसके बाद सब्जेक्ट दिया होगा तब तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन कोई प्रीपोजिशन बीच में आ गई ना तो हम क्या करेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है इतनी सी बात। अगला एग्जांपल देखो, लिखा है ही इज वॉकिंग एज इफ, लिख दिया ए किंग। अब यहां पर क्या करें सर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो ये भी प्रेजेंट में ही होगा सर, बी की प्रेजेंट फॉर्म लिख दो इज, एज इफ ही इज ए किंग। तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि एज इफ वाले जो सेंटेंस होते हैं, जब देखो कुछ सेंटेंस यहां पे लिख रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जांपल पूछ जाते हैं इसके, इफ, एज इफ, दो, एज तो, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सपोजिशनल सेंटेंस को बताते हैं। सपोजिशनल सेंटेंस का मतलब होता है आप कल्पना कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कि ऐसा होता, वास्तविकता में उसका रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आप इमेजिन कर रहे हो, तो वो होता है सपोजिशनल, सपोज करना, मानना कुछ। सपोजिशनल सेंटेंस को दिखाते हैं ये। और सपोजिशनल सेंटेंस में हम वर्ब का यूज करते हैं, वर्ब का यूज किया जाता है। जब भी बी दिया होगा ना तो वर्ब आएगा यहां पर, और वरना क्या होगा, वरना वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है, वरना वर्ब की सेकंड फॉर्म का। अगर बी दिया हुआ है तो किसका यूज करेंगे, वर्ब का। इफ, एज इफ, दो, एज तो, ये कब, जब ये सेंटेंस के बीच में दे रखे हो। ही इज वॉकिंग एज इफ, ही इज वॉकिंग इफ, ही इज वॉकिंग दो, ही इज वॉकिंग एज दो, इस तरह से जब सेंटेंस के बीच में दे रखे होंगे ये, तो किसको बताएंगे, सपोजिशनल सेंटेंस को बताएंगे। सपोजिशनल सेंटेंस को बताएंगे तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, वर्ब का। देखो सारी कहानी अलग हो गई, ही के बाद आ रहा है वर्ब, ही तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब आ रही है प्लूरल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये गलतियां होती है हमसे इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में। मान लो इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में ये एग्जांपल दे दिया पूरा का पूरा, और तुमसे पूछा कि भैया कौन सी गलती है, चार ऑप्शन दे दिए, चौथा ऑप्शन उसमें था, तीसरा ऑप्शन था वर्ब, और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ द अबव। तो तुमने क्या किया, तुमने कहा यार ही के साथ वर्ब तो आ ही नहीं सकता, अगर पास्ट टेंस होगा तो भी वॉज आएगा, हाँ, ही के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, तो तुमने वर्ब को टिक करके छोड़ दिया, वहां पर आंसर क्या हो गया तुम्हारा, गलत हो गया। तो तुम अपने मन में सही थे, लेकिन वहां पर आंसर गलत हो रहा है। क्यों? ही के साथ वर्ब आ सकता है, कब, सपोजिशनल, हर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब आ सकता है सपोजिशनल सेंटेंस में, जब इफ, एज इफ, दो, एज तो सेंटेंस के बीच में होंगे। अब यहीं पर इसी से संबंधित एक और एग्जांपल लिखा है मैंने, एक सेकेंड, थोड़ी सी गलती हो गई, इंप्रूव कर लेते हैं इसको, यहां पे ये है, इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल लिखा है नीचे, देखो ध्यान दो फटाफट, क्या एग्जांपल है, ही क्राइड एज इफ डैश गो इनसेन, वह रोया या वह चिल्लाया, क्राई का मतलब चिल्लाना, वह चिल्लाया, एज इफ, वापस एज इफ है ना, ये रहा सपोजिशनल सेंटेंस हो गया सर, कर दीजिए वर्ब। जैसे ही मैंने वर्ब कर दिया यहां पर भैया वधु नहीं मिलेगी, मतलब गलत हो गया, वर्ब यहां पर गलत हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है सर, अभी आपने बताया सपोजिशनल सेंटेंस एज इफ बीच में आ गया, वर्ब कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, लेकिन यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहां पे ये था प्रेजेंट में, ये है पास्ट में, क्या ये पास्ट में है। अब पास्ट में होगा तो क्या करेंगे, सपोजिशनल सेंटेंस पास्ट में हो तो, सपोजिशनल सेंटेंस में, एक सेकंड सॉरी, सपोजिशनल सेंटेंस में एक सेंटेंस पास्ट में हो तो जो दूसरा वाक्य लिख रहे हैं ना हम, तो दूसरा वाक्य किसमें लिखेंगे, दूसरा वाक्य लिखेंगे हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि सीधी सी बात है, ठीक है, सीधी सी बात है, दोनों वाक्य अगर आप पास्ट में लिख रहे हो तो वही बात है, एक काम पहले होने वाला, एक काम बाद में होने वाला। अब ये जो यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, ये है सपोजिशनल सेंटेंस, एज इफ वाला। ही क्राइड एक सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है, वह कैसे चिल्लाया, जैसे कि वो पागल हो गया, तो ये पागल होने वाली कल्पना की जा रही है कि बिल्कुल ऐसे चिल्लाया जैसे वो पागल हो गया हो, ठीक है, तो ये वाक्य कल्पना कर रहा है, ठीक है, और ये रियल सेंटेंस है। तो अब यहां पर हम, क्योंकि वर्ब पास्ट था, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैड गॉन इनसेन, मतलब क्रेजी या पागल होता है, ठीक है, क्लियर है। अब ये दोनों एग्जांपल ही बहुत अच्छे, देखिए बहुत अच्छे एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं हम, जिनसे क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है, एक बार पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, याद हो जाने चाहिए एग्जांपल। यहीं पर 8वां 9वां यहां पर था, 10वां 11वां यहां पर है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, अच्छे से पढ़ोगे इनको। आगे एक एग्जांपल लिखा है मैंने, तो ये क्लियर हो गया। अगला एग्जांपल देखो, आई डैश वॉच टीवी, ये एक और बहुत बेहतरीन एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल बहुत विशेष हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे। इनमें से एक क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएगा 110%, इन्हीं में से एक क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें पेपर में,
देखो क्या लिखा है, आई डैश वॉच टीवी सिंस माई मदर वेंट टू मार्केट। ये अलग ही रामायण है। अलग रामायण कैसे है, अभी तक तो हम सीख रहे थे सिंस या फॉर के बाद टाइम आता है, यहाँ पर टाइम जैसा तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है, यहाँ पर कुछ और दिया हुआ है। सिंस के बाद एक और सेंटेंस दे दिया। अब एक और जो सेंटेंस दिया है वो पास्ट में है। किसमें है, पास्ट में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेंट पास्ट सिंपल, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, पास्ट सिंपल में आ जाएगा। देखो एक भैया वर्ब याद कर लेना, थोड़ा सा कृपा करना वर्ब याद कर लेना। वैसे ऑप्शन में मिल जाएगी चारों वर्ब, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है। आई डैश वॉच टीवी सिंस माई मदर वेंट टू मार्केट। अब यहां पर ये पास्ट सिंपल में दे रखा है, तो अभी हम यहां पर क्या करें, देखो इसका आंसर क्या होगा और क्यों होगा वो मैं बता देता हूं तुम्हें। इसका आंसर होगा आई हैव बीन वॉचिंग। आई हैव बीन वॉचिंग यानी ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। भले ही सेंस के बाद टाइम नहीं दिया हुआ। देखो ध्यान से समझो एक बात को, मेरी एक बात को समझो अच्छे से। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है और सिंस दिया होता है, तो सिंस का मतलब क्या होता है, सिंस किसको दर्शाता है, वहां पर सिंस दर्शाता है पॉइंट ऑफ टाइम को। मैंने बताया कि काम कब शुरू हुआ, कोई काम कब शुरू हुआ। जैसे मैं कहूं कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, 4 बजे से खेल रहा हूं, ठीक है, सोमवार से टीवी देखना तो गलत हो गया, सोमवार से गेम खेल रहा हूं, ये भी वैसे ये पॉसिबल नहीं है। सोमवार से पढ़ाई कर रहा हूं मैं, ये काम हो सकता है, ठीक है। 2 घंटे 4 हो जाएगा वहां पर। अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं, मैं सारे सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता हूं, 7 बजे से 9 बजे से इतने बजे से ये काम कर रहा हूं मैं, तो सिंस के बाद क्या आता है, पॉइंट ऑफ टाइम आता है कि काम कब शुरू हुआ, कोई भी काम कब शुरू हुआ। अब देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है, सिंस माई मदर वेंट टू मार्केट, जब से मेरी मां बाजार गई। तो क्या ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हो सकता क्या? मैं टीवी देख रहा हूं कब से, जब से मेरी मां बाजार गई। तो जब से मेरी मां बाजार गई तब से मैं टीवी देख रहा हूं, तो मेरी मम्मी के बाजार जाने का, मेरी मदर के बाजार जाने का कुछ फिक्स टाइम रहा होगा, तो वो मेरे काम के स्टार्ट होने का टाइम हो गया। मान लो मेरी मदर गई 4 बजे, 4 o'clock पे वो मार्केट गए, तो 4 o'clock पे जब वो मार्केट गए तो मैंने उसी टाइम, जब मम्मी चले गए, अभी तक जब तक मम्मी घर पे थे तब तक मैं पढ़ने का बहाना कर रहा था, जब मम्मी चले गए तो मैंने टीवी स्टार्ट की, देखते हैं भैया क्या चल रहा है, कौन से गाने ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ना। तो मैंने वो फटाफट स्टार्ट किया, टीवी स्टार्ट की मैंने। तो मेरे टीवी देखने का काम जो था वो कब शुरू हुआ, क्या उसका फिक्स टाइम है, क्या पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या बिल्कुल है पॉइंट ऑफ टाइम 4 बजे। भले 4 बजे ना लिखकर मैंने कब लिख दिया, उस समय को बताने वाली कोई दूसरी घटना लिख दी, ठीक है। ये भी लिख सकता था मैं यहां पर कि मैं 4 बजे से टीवी देख रहा हूं, लेकिन मैंने ये लिख दिया कि मैं तब से टीवी देख रहा हूं जब से मेरी मां बाजार गई है। समझ रहे हो बात को? यानी ये घटना एक तरह से किसको बता रही है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम को ही रिसेंबल कर रही है, पॉइंट ऑफ टाइम को ही दर्शा रही है। समझ आ रही है बात इतनी सी? क्लियर है? नहीं क्लियर है तो फिर से सुन लो। पॉइंट ऑफ टाइम, सेंस का पॉइंट ऑफ टाइम आता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है कोई फिक्स समय। अगर आप उसकी जगह कोई दूसरी घटना लिख दो तो वो भी किसको बताएगी, पॉइंट ऑफ टाइम को ही बताएगी। तो सेंस के बाद वो लिखा जा सकता है, और वो पास्ट में ही होगा। सर ये प्रेजेंट में क्यों नहीं हो रहा, ये पास्ट में ही होगा, क्योंकि मेरी मां 4 बजे बाजार गए थे, तो वो काम तो हो गया ना, वो काम तो हो गया। मेरी मां अगर 4 बजे बाजार गई तो वो तो काम हो गया। अगर वो काम हो गया तो मैं उसको, उससे रिलेटेड मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ टाइम बता रहा हूं, तो उसका मुझे और कोई लेना देना है नहीं। तो ये घटना मैं सिर्फ टाइम बताने के लिए यूज कर रहा हूं, इसीलिए मैंने इसको पास्ट सिंपल में यूज कर लिया। और बाकी क्योंकि अब ये सिंस प्लस टाइम हो गया, सिंस प्लस टाइम हो गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्लियर है इतनी सी बात? उम्मीद कर रहा हूं समझ आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू। वर्क हार्ड लेस्ट यू, लेस्ट दे रखा है सेंटेंस के मिड में, ध्यान रखोगे, रट लेना भले ही। लेस्ट दे रखा होता है ना, तो मॉडल का यूज करते हैं शुड, लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। लेस्ट यू शुड फेल, तो लेस्ट जब भी दे रखा होता है तो शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, फटाफट पढ़ लो, अच्छे से समझ लो। नहीं समझ आए वीडियो को रिवाइंड करके फिर देख लेना, फटाफट लिख लो इनको। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इस बार हम कुछ एग्जांपल देख रहे हैं इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस के। ये टॉपिक भी हमारे दिया हुआ है, आपने देखा होगा सिलेबस के अंदर। तो टेंस से रिलेटेड सेंटेंस में आपको कौन से एरर हो सकती है और उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। देखिए वैसा ही होगा जैसा कि अपने अब तक पढ़ा है, ठीक है, टेंस वही है सारे। अब चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कहां पर आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है, कौन से सेंटेंस में दूसरा सेंटेंस किस तरह का आएगा, वो आपको पता होना चाहिए। कुछ एग्जांपल है, कुछ 10-12 एग्जांपल डिस्कस करेंगे। धैर्य बनाए रखिएगा, बैठे रहिएगा टिक के, पढ़ लेना थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान देना। थोड़ा सा एक बार अगर अच्छे से समझोगे टेंस का टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा।
किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको टेंस बार बार। पहला एग्जांपल लिखा है इफ यू विल कॉल हर शी विल कम टू द पार्टी। दूसरा भी इसी तरह का है आई विल मीट हर व्हेन आई विल रीच जयपुर। अब ये दोनों एग्जांपल इस तरह से दिए हुए हैं, इसका मतलब है कि इफ यू विल कॉल हर, यदि तुम उसे कॉल करोगे, शी विल कम टू द पार्टी, तो वो पार्टी में आएगी। अब ये सेंटेंस गलत है, ये भी गलत है। दोनों में गलतियां क्या है? दोनों में गलतियां ये है कि दो फ्यूचर टेंस के सेंटेंस एक साथ नहीं लिखे जाते, कभी भी एक साथ नहीं लिखे जाते। कैसे पता चल रहा है सर दो फ्यूचर के सेंटेंस है? ये देखो, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 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 दोनों के दोनों किसके हैं? फ्यूचर के हैं। तो दो फ्यूचर के होंगे, दोनों को एक साथ कभी नहीं लिखा जा सकता। इसमें आपको एक तो रखना पड़ेगा प्रेजेंट सिंपल में, एक रखना पड़ेगा आपको प्रेजेंट सिंपल में, और दूसरा रखा जाएगा फ्यूचर सिंपल में। अब सर प्रेजेंट सिंपल में रखेंगे तो अर्थ चेंज नहीं होगा क्या? अर्थ का अनर्थ नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रक्चर रहेगी प्रेजेंट सिंपल वाली, अर्थ वही रहेगा जो कि फ्यूचर सिंपल का होता है। ठीक है, वही। अब डिपेंड तुम पर करता है या तुम पर नहीं करता है। एक्चुअली तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि इन दोनों में से कौन सा प्रेजेंट सिंपल करें और कौन सा फ्यूचर सिंपल करें। तो उसके लिए मैंने एक बात, अभी कुछ बात कर रहा था क्लोज नाम से, नाम सुना होगा तुमने 9th 10th क्लास में, लेकिन बहुत पुरानी बातें हो गई सर, सालों बीत गए, अरसा बीत गया उनको पढ़े हुए, अब याद नहीं है। क्लोज का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्लोज को कहते हैं उपवाक्य, यानी ये अपने आप में पूरा सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस का एक पार्ट है। कैसे पहचानते हैं सेंटेंस से क्या कौन सा क्लोज है, कितने क्लोज है? एक सेंटेंस में अगर एक ही क्लोज होता है तो वो सेंटेंस बन जाता है, एक से ज्यादा अगर क्लोज हो जाते हैं तो अलग अलग क्लोज बन जाते हैं। वो दोनों दो या तीन जितने भी क्लोज होंगे वो मिलकर एक पूरा सेंटेंस बनाएंगे। अब क्लोज का मतलब क्या है? क्लोज का मतलब है सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा है। गुरुजी यार अभी जोड़ा बना है, बिल्कुल बना है। दुनिया में कौन अकेला रह पाया बेटा? कोई अकेला रह पाता है तू? सब्जेक्ट और वर्ब का भी जोड़ा बनेगा, सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा, उसे कहते हैं क्लोज। जितना सब्जेक्ट और वर्ब के जोड़े बनेंगे उतने ही क्लोज है। यानी एक सब्जेक्ट के साथ अगर एक वर्ब आ रही है, एक सब्जेक्ट एक ही वर्ब है तो एक क्लोज, दो सब्जेक्ट दो वर्ब है तो दो क्लोज, तीन सब्जेक्ट तीन वर्ब है तो तीन क्लोज। समझ रहे हो बात को? जैसे ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, ये हो गया एक क्लोज, ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, ये हो गया दूसरा क्लोज। समझ गए बात को? हो गया क्लोज, दो क्लोज है इसके अंदर। अब जितने भी क्लोज होंगे, मिक्स्ड सेंटेंस जितने होते हैं, जिनको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप लोग रामायण आ गई सर, ये रामायण हम जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अच्छे से देखेंगे क्या रामायण है ये, ठीक है। लेकिन उससे पहले तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, हल्का हिंट दे देता हूं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब क्या? सेंटेंस तीन तरह के होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस जिनमें एक ही क्लोज होता है, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब जिसमें क्लोज है दो या दो से अधिक क्लोज होंगे, लेकिन सारे के सारे मेन क्लोज। जैसे किससे जुड़ते हैं? एंड से जुड़ गया, बट से जुड़ने वाले सेंटेंस, बिकॉज से जुड़ने वाले सेंटेंस, सो से जुड़ने वाले सेंटेंस, इस तरह के जो कनेक्टिव वर्ड से जुड़ते हैं वो सारे कैसे होते हैं? वो होते हैं कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन इनके अलावा इफ, व्हेन, व्हाइल, एज, ठीक है, इनसे अगर कुछ जुड़ेगा, इनसे अगर कोई सेंटेंस जुड़ रहे हैं तो वो सेंटेंस होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमेशा एक तो आएगा मेन क्लोज, एक क्या होगा? मेन क्लोज, और दूसरा होगा सब क्लोज। अब इन दोनों सेंटेंस में एक तो मेन क्लोज है और दूसरा है सब क्लोज। कैसे पहचाने? पहचानने का सीधा सा तरीका यही है। देखो, अब अगर बेसिक में जाओ तो सीधा सा ये समझ सकते हो कि मेन क्लोज तो वो होता है जो अपना अर्थ अकेले प्रकट कर सकता है। एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा इन दोनों वाक्यों में, इन दोनों क्लोज के अंदर एक ऐसा क्लोज जो अपना अर्थ, अपना जो मीनिंग है वो अकेले स्पष्ट कर सके, अपना मीनिंग एक्सप्लेन कर सके, वो तो है मेन क्लोज। जो अकेले अपना मीनिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकता और उसके लिए अपना मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए दूसरे पे डिपेंड करेगा, वो जाएगा सब क्लोज। ये आपके पढ़ेंगे सारी बातें अच्छे से, अभी सिर्फ थोड़ा सा जान लो। तो अब जैसे देखो ये सेंटेंस लिखा मैंने, आई विल मीट हर, मैं उससे मिलूंगा। क्या इस सेंटेंस का अर्थ निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है, मैं उससे मिलूंगा, मैं बात तुम्हें बता रहा हूं। तो ये तो हो गया मेन क्लोज। ये अच्छा नहीं लग रहा था, मेन क्लोज। और When I will reach जयपुर, जब मैं जयपुर पहुंच जाऊंगा, जब मैं जयपुर पहुंच जाऊंगा। क्या ये इतना कोई वाक्य हो सकता है कि जब मैं जयपुर पहुंच जाऊंगा? इसका मतलब ये वाक्य अधूरा है, कुछ ना कुछ और जुड़ेगा इससे। जब मैं जयपुर पहुंच जाऊंगा तो मैं घूमने जाऊंगा, जब मैं जयपुर पहुंच जाऊंगा तो मैं उससे मिलने जाऊंगा, कुछ भी, ठीक है। तो When I will reach जयपुर, तो ये अपना अर्थ प्रकट नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? सब क्लोज हो जाएगा। अब सर अगर हमें तो हिंदी बनानी ही नहीं आती, आप तो इतनी पंचायती कर रहे हो, हमें आती नहीं इतनी पंचायती, कैसे करेंगे? सीधा सा कनेक्टिव वर्ड, जिसके आगे कनेक्टिव वर्ड लगाओ वो सब क्लोज है। देखो यहां पर ये वाक्य दे रखा है मैंने सीधा सीधा, जिसका आगे कनेक्टिव वर्ड लगा हुआ है वो कौन सा क्लोज है? वो सब क्लोज है। और दूसरा कौन सा है? वो मेन क्लोज है। ये कौन सा हो जाएगा? हमारा मेन क्लोज हो जाएगा। तो अब कहानी क्या है सर? इतनी रामायण बताने के बाद कहानी ये है कि जो मेन क्लोज होगा वो तो रहेगा फ्यूचर सिंपल में,
किसमें? फ्यूचर सिंपल में। और जो सब क्लोज होगा उसको रखना पड़ेगा आपको प्रेजेंट सिंपल में। बड़े ही समझ कौन है गुरुजी, बड़े ही समझ कौन है? तो सीधी सी बात है, जहां पर आपको कनेक्टिव इस तरह के सेंटेंस दिखे जिनमें भाई दो फ्यूचर के हैं, दो फ्यूचर के सेंटेंस दे रखे हो, तो बीच में कनेक्टिव होगा कोई ना कोई। तो जो कनेक्टिव, जिस सेंटेंस के आगे कनेक्टिव आ रहा है ना, वो सेंटेंस तो आपको रखना है प्रेजेंट सिंपल में, और जिसका आगे कनेक्टिव नहीं आ रहा वो रखना है फ्यूचर सिंपल में। तो वो तो रहेगा सी विल कम टू द पार्टी, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज क्या हो जाएगा? यू कॉल हर हो जाएगा, फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। ये क्लियर है इतनी सी बात? अब देखो आगे देखता हूं थोड़ा सा मैं और अगला एग्जाम्पल, आई विल मीट हर। अब ये तो हो गया मेन क्लोज। मेन क्लोज तो मैंने कहा अभी फ्यूचर सिंपल में ही रखना है, लेकिन जिसके आगे कनेक्टिव आ रहा है, व्हेन एक कनेक्टिव का काम करता है, जोड़ने वाले का काम करता है ना, कनेक्टिव आ रहा है तो ये हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल में, आई रीच जयपुर। समझ रहे हो बात को? समझ आ रही है कहानी क्या चल रही है? दोनों एग्जाम्पल बहुत देखिए, मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो 500 वीडियो थे उनमें जितना कुछ सीखे हो उतना इस अकेले वीडियो में सीख लोगे, उससे ज्यादा ही सीखोगे, उससे ज्यादा वैल्यू का सीखोगे। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है और एंड तक देखना जरूरी है। इतना हो गया। ये लाइन लिख लेना, दो फ्यूचर सेंटेंस एक साथ नहीं लिखे जाते। एक सेंटेंस लिखेंगे प्रेजेंट सिंपल में, दूसरा लिखेंगे फ्यूचर सिंपल में। पूरी कहानी बता दी भाई, प्रेजेंट में किसको रखना है, फ्यूचर में किसको रखना है। अब गलती नहीं होनी चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, he seems to be sad because his girlfriend had gone to live with her husband। क्या ये? he seems to be sad because his girlfriend had gone to live with her husband। भाई उसकी गर्लफ्रेंड अपने पति के साथ रहने के लिए चली गई, इसलिए वो दुखी है। इसमें दुखी वाली क्या बात है? जाए ना अगली। हाँ क्यों जाए गुरुजी? मार मोहल्ला में रह बढ़िया को नहीं रहेगी बेटा, छोड़ो, ध्यान दो। He seems to be sad because ऐसा एग्जांपल डालने पड़ता है, पीछे थोड़ा इंटरेस्ट बना रहा है तुम्हारा, वरना तुम लोग क्या हाँ सर पका रही है, सर माथो खा रही है, माथो कौन खा रहा है? इंटरेस्ट जगाओ थोड़ा सा पढ़ाई में, बहुत मजेदार है पढ़ाई। He seems to be sad because his girlfriend had gone to live with her husband। अब यहाँ पर सर गलतियां क्या हो सकती है? देखो हम टेंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं, टेंस वाला, तो गलती तो टेंस में ही होगी, यानी वर्ब में होगी। या तो यहाँ पर गलती है या यहाँ पर गलती है। अब देखो सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, he seems to be sad। ही सीम्स, वह महसूस होता है, कैसा महसूस होता है? सैड महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड हैड गॉन, जा चुकी थी। अब अगर प्रेजेंट सिंपल है तो ये पास्ट में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, पास्ट में नहीं आ सकता। अगर ये प्रेजेंट है ना तो इसको आप किस में रखोगे? प्रेजेंट में रखोगे। भाई जा चुकी थी, नहीं जा चुकी थी तो दुखी क्यों है? वो तो फिर पास्ट में दुखी होना चाहिए था। प्रेजेंट में चली गई है इसीलिए वो दुखी है ना। हिज गर्लफ्रेंड हैज गॉन, His girlfriend has gone to live with her husband। भाई वो दुखी है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड अपने पति के साथ रहने के लिए चली गई है। प्रेजेंट में चली गई इसलिए प्रेजेंट में दुखी है। अगर हैड गॉन होता तो यहाँ पर पास्ट में दुखी होता। ही सेम टू बी। समझ रहे हो बात? फटाफट लिखो इसको। अगला एग्जांपल देखो, फास्ट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपने। अगला एग्जांपल लिखा, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। अगर पिछले वीडियो देखे तो सीधा गलती पता लगनी चाहिए। क्या गलती? सर 4+ टाइम दिया हुआ है, आगे जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है, देखो प्रेजेंट है, ठीक है, डोंट दिया रखा, प्रेजेंट का सेंटेंस है सर, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सही तो है? सही नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था नो के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आती, नो के साथ नो को आईएनजी फॉर्म में नहीं रखा जाता, ध्यान रखोगे है ना। तो ये मैंने बताया ही था। तो आई हैव बीन नोइंग नहीं होगा, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर हो जाएगा सीधा सीधा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में अच्छे से समझाया था दूसरे या तीसरे वीडियो में टेंस के, ठीक है, दूसरे या तीसरे वीडियो में समझाया था बहुत अच्छे से। तो वहां पे डिफरेंस देख लेना कि कब प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे, कब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करेंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि नो की आईएनजी फॉर्म नहीं रखी जा सकती। मैं उसे 10 साल से जान रहा हूं। भाई ऐसा क्या जान रहे हो? कब तक नहीं जाने तुम, है ना? ऐसा क्या जान रहे हो? कोई ग्रंथ थोड़ी कि तुम पढ़ने बैठे 10 साल हो गए पढ़ते, ग्रंथ भी नहीं पढ़ते 10 साल, तो आराम से पढ़ लेते हैं, बहुत जल्दी टाइम में पढ़ लेते हैं। तो आई हैव नोन, मैं उसे जान चुका हूं 10 साल में, मैं उसे 10 साल से जानता हूं, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर क्लियर। अगला एग्जाम्पल देखो, The judge had not given any decision until he had studied the case। The judge had not given, had plus verb की थर्ड फॉर्म, not given any decision, कोई डिसीजन नहीं दे चुका था, until he had studied the case, जब तक उसने केस नहीं पढ़ चुका था। अब देखो दो काम हो रहे हैं पास्ट में ही, had not given और had studied। सीधी सी बात मैंने बताया था, पास्ट के जब दो काम हो तो एक कार्य तो होगा पास्ट परफेक्ट में और एक होगा पास्ट सिंपल में। तो पास्ट परफेक्ट में कौन सा होता है? जो पहले हुआ हो, जो पहले हो गया वो पास्ट परफेक्ट में, जो उसके बाद हुआ वो पास्ट सिंपल में। अब सीधी सी बात बताओ, जज जो है वो पहले
अपना डिसीजन देगा या पहले केस की स्टडी करेगा? तो पहले सीधी सी बात है, केस की स्टडी करेगा, उसके बाद डिसीजन देगा। तो ये जो स्टडी वाला है वो तो आएगा पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरा है वो आएगा पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में करना है तो डिड नॉट दिया हुआ है तो डिड नॉट आ जाएगा, डिड नॉट गिव, द जज डिड नॉट गिव एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस। फटाफट सेंटेंस लिख लो। चलिए कुछ और एग्जांपल लिखे हैं जो कि आज के लास्ट एग्जांपल्स हैं, फटाफट इनको समझते हैं और आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं, साथ ही टेंस का टॉपिक भी कंप्लीट करते हैं। बहुत सी नई चीजें जानने को मिलेगी इन कुछ और नए एग्जांपल्स से। देखो कुछ लिखा है सामने। पहला एग्जांपल है, मोहन्स फादर टोल्ड हिम दैट ही हैज डिसाइडेड टू डोनेट ऑल हिज वेल्थ। अब मुझे पता है कि टेंस से रिलेटेड दिक्कत है, तो मुझे अभी के लिए मुझे सिर्फ वर्ब पे फोकस करना है। वर्ब पे फोकस किया, जैसे मैंने मोहन्स फादर टोल्ड हिम, टोल्ड दैट ही हैज डिसाइडेड। सर बिल्कुल प्रॉब्लम तो आ रही है। एक सेंटेंस है मोहन्स फादर टोल्ड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म से पास्ट सिंपल, और दूसरा है हैज डिसाइडेड यानी प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये तो सर पॉसिबल नहीं है कि एक सेंटेंस पास्ट में हो जाए दूसरा परफेक्ट प्रेजेंट में हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर क्या होगा सर, कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा? देखो ये तो सेंटेंस है, ये हमारा मेन क्लोज है, और जो दूसरा है वो है सब क्लोज। मेन क्लोज जिस टेंस में होता है नॉर्मली उसी टेंस में हम सब क्लोज को रखते हैं, और उससे ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो नरेशन में। ये सेंटेंस, ये एग्जांपल जो है, ये छठा सातवां आठवां तीनों एग्जांपल नरेशन के हैं। नरेशन में क्या होता है, जिस टेंस में ये वर्ब रखी गई है, अगर ये पास्ट टेंस में है ना तो अगला भी पास्ट टेंस में रखना पड़ेगा। जिस टेंस में रिपोर्टिंग, इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, जिस टेंस रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टेड स्पीच भी उसी टेंस में होता है। ये हम ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे नरेशन में। अभी इसके लिए ये समझ लो कि अगर ये पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में रखना पड़ेगा। सीधा देखो ना, मोहन के पिता ने डिसाइड किया, मोहन के पिता ने सोचा या कहा, टोल्ड हिम यानी कहा, मोहन के पिता ने कहा कि वह अपनी सारी संपत्ति डोनेट करने का निर्णय ले चुके थे या ले चुके हैं। जब उन्होंने कहा, जब बात कही पास्ट में है तो निर्णय भी पास्ट का ही होगा, डिसीजन भी उनका कब का होगा, पास्ट का होगा। प्रेजेंट का थोड़ी हो सकता है, बात पास्ट में की डिसीजन प्रेजेंट का, ऐसा नहीं हो सकता। डिसीजन भी किसका है, पास्ट का है। थोड़ा सा सेंस लगाना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ही हैड डिसाइडेड टू। समझ गए बात को, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखो, राहुल सेड दैट शी इज कुकिंग फूड व्हेन ही कॉल्ड हिम। राहुल सेड दैट, राहुल ने कहा वह खाना पका रही है जब उसने उसे फोन किया। राहुल ने जब उसे फोन किया तो वह खाना पका रही है या खाना पका रही थी। फोन पहले किया तो अगर वो काम कंटिन्यू रह रहा है तो वो भी पहले ही रह रहा होगा। पास्ट की बात है तो पास्ट कंटिन्यूअसली चलेगा यहाँ पर भी, ठीक है। ये भी वापस किसका, ये देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो ये भी किसमें चलेगा, पास्ट में चलेगा, ठीक है। वरना ज्यादा बेस पे जाके भी देख सकते हो, जैसे मैंने ये समझा कि अगर ये बात पास्ट में कही थी तो काम हुआ भी पास्ट में ही है, वैसे ही अगर ये बात पास्ट में कही इसने तो ये काम भी पास्ट में ही हुआ। अगला एग्जांपल, ओवर टीचर टॉट अस, टॉट यानी सिखाना, पढ़ाना, टीच यानी पढ़ाना होता है, टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट यानी पढ़ाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन यहां पर आओ, दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। हमारे टीचर ने हमें सिखाया, हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया कि सभी जीवित जीवों को अपने सर्वाइवल के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। सर यहाँ पर नीड दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दो सर, नीडेड कर दो। अब यहाँ पे नीडेड नहीं होगा सर, अभी तक तो आप कर रहे थे ना, यहाँ पे पास्ट में था तो ये भी पास्ट में कर दिया, यहाँ पे पास्ट में था तो ये भी पास्ट में कर दिया। देखो सर ये भी पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में कर दो। नहीं करना, क्यों नहीं करना इसको पास्ट में? इसको पास्ट में इसलिए नहीं करना क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। इस सेंटेंस को पढ़ो, सभी जीवित जीवों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो क्या ये बात होती थी, कर सकते हो तुम? सभी जीवित जीवों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती थी। आजकल नहीं है सर, आजकल बिना पानी का काम चल जाता है। मैं तो खुद 15-20 दिन तक पानी नहीं पीता, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ तुम 15-20 दिन ना नहाओ, ये पॉसिबल हो सकता है, उससे तुम जीवित रह सकते हो। आसपास वालों का क्या होगा वो नहीं कह सकते, लेकिन पानी पीना अभी भी हमारी क्या है, बेसिक नीड है। तो ये प्रेजेंट सिंपल में ही रहेगा। प्रेजेंट सिंपल में क्यों रहेगा? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ जब होता है तो इसमें टेंस चेंज नहीं होता। ये हम पढ़ेंगे नरेशन में, ये तीनों नरेशन के एग्जाम्पल है, अच्छे एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल, अब ये तीनों बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल, हर जगह नहीं मिलेंगे आपको ये एग्जाम्पल, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से। पहला एग्जाम्पल लिखा है, द टीचर विल कम हियर बाय द टाइम यू कंप्लीट योर वर्क। यानी टीचर यहाँ आ जाएंगे जब तक, बाय द टाइम जब तक तुम अपना काम कंप्लीट करोगे। सर कंप्लीट करोगे कहां पर? लिखा है यू कंप्लीट योर वर्क। बिल्कुल, मैंने अभी बताया था, दो फ्यूचर के सेंटेंस साथ में नहीं आते। एक फ्यूचर सिंपल में चलेगा, एक प्रेजेंट सिंपल में चलेगा। एक फ्यूचर में रखते हैं और एक प्रेजेंट में रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं अपने, ताकि दोनों, अब इसका सेंस सेम प्रेजेंट का ही है, ठीक है। दोनों साथ में रख नहीं सकते, इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो एक को प्रेजेंट में रख दो, एक को फ्यूचर में रख दो।
तो जब तक तुम अपना काम करोगे टीचर यहाँ आ जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है, इस क्लास में बैठे रहते हो, क्लास में बैठे हो, टीचर ने होमवर्क करने को कहा था लेकिन होमवर्क तुम करके नहीं लाए। अब तुम लास्ट बेंच पे बैठे हो, बैक बेंचर्स के साथ नॉर्मली होता है, लास्ट बेंच पे बैठे हो, टीचर एक जने कॉपी चेक करते हुए आ रहे हो, तुम धड़ाधड़ काम सुलटा रहे हो कि फटाफट कर लो फटाफट कर लो। टीचर बहुत नजदीक आ चुके हैं, तुम्हारे 4-5 पेज बाकी पड़ा है, तो तुम्हारा दोस्त में क्या कहता है, भाई जब तक तू काम करेगा ना उससे पहले टीचर आ जाएंगे, जब तक तू काम करेगा उससे पहले क्या हो जाएंगे, टीचर आ जाएंगे। तो आप इस सेंटेंस को सुनो, काम करेगा यानी काम पूरा होगा उससे पहले टीचर आ जाएंगे, टीचर का आना उससे पहले हो जाएगा। अगर काम होने से पहले कोई दूसरा काम हो जाएगा तो वो कौन सा टेंस होता है, परफेक्ट टेंस नहीं होता क्या, बताया था ना, परफेक्ट टेंस होता है। अब अगर परफेक्ट टेंस है तो यहां पर फिर फ्यूचर सिंपल क्यों रखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट रखा जाएगा, ये बात है ध्यान देने वाली। यहां पे क्या रखा जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट रखा जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब क्या रखा जाएगा, कम था ना, तो टीचर विल हैव कम। समझ गए बात को, फटाफट लिखो। ये अगला एग्जांपल देखो, करने की कोशिश करो। बात समझ में आई क्या, ये वाली जो मैंने अभी बताई। भाई बाय द टाइम दे रखा है, साथ में एक बात ये कह रहा है कि भाई ये काम हो जाएगा और उसके साथ दूसरा काम वो इससे पहले हो रहा है ना, तुम्हारे काम कंप्लीट करने से पहले टीचर आ जाएंगे, तो वो काम पहले हो रहा है, वो काम पहले हो रहा है, तो वो फ्यूचर परफेक्ट में चलेगा। और ये फ्यूचर सिंपल है, दिखने में प्रेजेंट सिंपल दिख रहा है लेकिन सेंस फ्यूचर सिंपल का निकलेगा इसका मतलब बाय द टाइम दे रखा हो और एक सेंटेंस साथ में भैया आपका अगर प्रेजेंट सिंपल का दे रखा हो ना, तो आपको दूसरा सेंटेंस किस में रखना है, फ्यूचर परफेक्ट में रखना है। ध्यान रखोगे, भूलनी नहीं है ये बात। अगला एग्जांपल देख लो, सेम है। टीम इंडिया विल विन द मैच बाय द टाइम आई रीच होम। बाय द टाइम यानी जब तक मैं घर पहुंचूंगा, जब तक मैं घर पहुंचूंगा टीम इंडिया मैच जीत जाएगी। बहुत बार बोलते हो ऐसा, भाई कई बार होता है कि तुम कोचिंग से फ्री हुए, स्कूल या कोचिंग से फ्री हुए, तुम्हें पता है कि मैच आ रहा है, तूने किसी फ्रेंड से स्कोर पूछा, किसी फ्रेंड ने कहा कि भाई 2 ओवर बचे हैं, 2 ओवर में भाई 5-10 रन चाहिए, तो तुम्हें पता है कि तुम 2 ओवर जब तक कंप्लीट होगा तब तक घर नहीं पहुंच पाओगे, टाइम लगेगा तुम्हें घर पहुंचने में। तो तुम क्या कहते हो, भाई जब तक मैं घर पहुंचूंगा तब तक मैच खत्म हो जाएगा। यानी तुम घर पहुंचोगे, वो फ्यूचर सिंपल की बात, मैं घर पहुंचूंगा फ्यूचर सिंपल, और तुम्हारे घर पहुंचने से पहले मैच खत्म हो जाएगा, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले ही मैच खत्म हो जाएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा कि नहीं होगा, फ्यूचर परफेक्ट अभी बताया। तो ये क्या हो जाएगा यहां पर, टीम इंडिया विल हैव, विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन, टीम इंडिया विल हैव वॉन द मैच बाय द टाइम आई रीच होम। आ रही है बात समझ में, फटाफट लिखो ये दोनों एग्जांपल, अच्छे से समझो इन दोनों एग्जांपल को साथ साथ। उसके बाद लास्ट एग्जांपल करते हैं आज का। आज का लास्ट एग्जांपल लिखा है मैंने, दे वॉच द मूवी बाय द टाइम आई मेट देम। थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने इसमें, इन दोनों से थोड़ा सा अलग है। ये पास्ट में चल रहा है भैया, ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, सीधी सी बात है। दो पास्ट के एग्जांपल देखो, क्या इनमें से कोई ऐसा काम है क्या जो पहले हो रहा है, अगर कोई ऐसा काम होगा जो पहले हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट में रख दो उसको, अगर जो बाद में हो रहा है वो पास्ट सिंपल में। जैसे दे वॉच द मूवी बाय द टाइम आई मेट देम, यानी जब तक मैं उनसे मिला, जब तक मैं उनसे मिला, बाय द टाइम आई मेट देम, जब तक मैं उनसे मिला उन्होंने मूवी देख ली थी, जब तक मैं उनसे मिला उन्होंने मूवी देख ली थी। तो मूवी देखने का काम पहले हो गया ना, मूवी देखने का काम पहले हो गया, तो ये सर रख दो फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट नहीं रखना गधों, ये पास्ट था ना, ये पास्ट। अब देखो ये तो प्रेजेंट, ये फ्यूचर में चल रहा था, लेकिन ये पास्ट का है, तो ये पास्ट सिंपल है, ये पास्ट परफेक्ट आएगा, ठीक है। दे हैड वॉच्ड, दे हैड वॉच्ड द मूवी बाय द टाइम आई मेट देम, ठीक है। लिख लिया, लिखा नहीं लिखा, लिख लेना इसको। नहीं समझ आया, देखो एक बार ये बता देता हूं, ऊपर वाला लिख लेना फटाफट वीडियो को पॉज करके। क्या है यहां पर, ये एग्जांपल बता देता हूं मैं। बाय द टाइम वाले सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय द टाइम वाले बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन अगर पूछा गया तो होश उड़ने नहीं चाहिए, पता होना चाहिए हमें। बाय द टाइम से एक सेंटेंस होगा भाई प्रेजेंट सिंपल में, दूसरा हो जाएगा फ्यूचर सिंपल में। अगर बाय द टाइम के साथ एक टेंस हो पास्ट सिंपल में, एक सेकंड सॉरी, फ्यूचर सिंपल नहीं, फ्यूचर परफेक्ट में। और अगर बाय द टाइम के साथ एक सेंटेंस पास्ट सिंपल में हो तो दूसरा सेंटेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। बिल्कुल इजी सी चीजें हैं, फटाफट लिख लो इन चीजों को, फटाफट लिख लेना। उम्मीद करता हूं आपने ये सब कुछ लिख लिया होगा और आपको टेंस से रिलेटेड सारी चीजें समझ आ गई होगी। इसके अलावा टेंस का आपका कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक प्रैक्टिस सीट मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करने पर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। वहां पे आपको इसकी एक सीट मिल जाएगी जिसमें टोटल 95 एग्जांपल्स है।
उन 95 एग्जांपल्स को कर लेना अच्छे से, और जो डाउट आए वो मैं क्लियर करवा दूंगा, वो मैं फिर से बता दूंगा। या तो हम उस सीट की एक अलग से वीडियो बना लेंगे, या फिर आपको जो भी डाउट होंगे उनकी एक अलग से वीडियो बना लेंगे। तो वो काम कर लेना जरूर। इतना पढ़ने के बाद जब अगर आप वो क्वेश्चन नहीं करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है उनका, ठीक है। अब अपने अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे, कंडीशनल क्लोज पढ़ेंगे उसके बारे में। ये उम्मीद करता हूं अच्छे समझ आएगा। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, एक बार में समझ नहीं आए 2-3 बार देख लेना, हो सकता है एक बार में समझ ना आए, ठीक है। थोड़ी सी मुश्किल चीजें थी इसके अंदर, थोड़े अच्छे कॉन्सेप्ट थे इसके अंदर, ठीक है। तो ये अच्छे से देख लेना एक बार, और एक काम कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दो। तुम पढ़ाई कर ही रहे हो, तुम्हारा फायदा हो रहा है, साथ दोस्तों का फायदा भी हो जाएगा, उनके साथ शेयर कर दो एक बार चैनल को। थैंक यू।